Investments in the securities are subject to market risk. We are not SEBI registered and information covered in the video is just for the educational purpose. फ्रेंड्स, एज पर सेबी नॉर्म्स पास्ट परफॉर्मेंस को दिखाना अलो नहीं है, इसलिए हमारी कोशिश रहेगी कि विद इन नॉर्म्स ये वीडियो कंप्लीट हो जाए। एंड ऐसा भी नहीं है कि हम अपनी पास्ट परफॉर्मेंस को दिखाकर आपको कोई पेड सर्विस ऑफर करेंगे, क्योंकि कोई भी पेड सर्विस हम रन ही नहीं करते। इसलिए आई होप कि ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस वीडियो से कुछ ऐसी लर्निंग मिल सकती है जो हमारी इन्वेस्टिंग जर्नी को ट्रांसफॉर्म कर सकती है। इसलिए इस वीडियो को आपके सामने लाना भी जरूरी था। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स को बताना चाहता हूं कि मेरा नाम सुशील है। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो आप लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारा अल्टरनेट प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम है, आप हमें वहां पर भी फॉलो कर सकते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। तो जब मल्टीबैगर टर्म की बात आती है तो इसका सिंपल सा मतलब है कि ऐसे स्टॉक्स जो एटलीस्ट 100% रिटर्न्स दे दें। मैक्सिमम रिटर्न्स कितने भी हो सकते हैं। तो ऐसे 13 स्टॉक्स हैं जो 2024 में मल्टीबैगर्स बने, लेकिन 2 स्टॉक्स इनमें ऐसे हैं जिनमें 100% का अपरन होने के बाद रिसेंट वाले वीक मार्केट में कुछ करेक्शन हुई है। 13 स्टॉक्स में से एक स्टॉक ऐसा है जिसके ऊपर यूट्यूब पर हमने कभी डिस्कशन नहीं किया, एंड एक स्टॉक ऐसा है जिस पर हमने सिर्फ एक बार ही डिस्कशन किया। अदरवाइज सारे स्टॉक्स पर हमने एटलीस्ट 3 बार डिस्कशन किया हुआ है। तो फर्स्ट टाइम व्यूअर्स ये कह सकते हैं कि किन वीडियोस में हमने इन स्टॉक्स को कवर किया हुआ है। तो हम हर एक वीडियो का आपको लिंक प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इंडिया में हमारे 137 वीडियोस ब्लॉक हुए हैं। मीन्स 27 जून 23 से 9 नवंबर 24 के बीच के सारे वीडियोस ब्लॉक हैं। बट जितना पॉसिबल हो पाएगा मैं आपको स्क्रीनशॉट्स वगैरह प्रोवाइड करूंगा एज अ प्रूफ। पर जो व्यूअर्स इंडिया के बाहर से हमें देखते हैं वो आज भी उन वीडियोस को देख सकते हैं। बाकी मैं रेगुलर व्यूअर्स से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो नए व्यूअर्स के डाउट्स को क्लियर करें। एंड रेगुलर व्यूअर्स से एक और रिक्वेस्ट रहेगी कि वो कोशिश करें इस वीडियो में अपने कमेंट्स देने की, जिससे ऐसा ना लगे कि इस वीडियो में कोई झूठ बोला जा रहा है। तो किस तरह के स्टॉक्स मल्टीबैगर बनते हैं या किन पॉइंट्स को मैंने अपने माइंड में रखा स्टॉक सिलेक्शन करते हुए, तो हम क्या करने वाले हैं कि सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स पर बात करेंगे। एंड कंसीडर करते टाइम जिन पॉइंट्स को मैंने फैक्टर इन किया था वो सारे पॉइंट्स भी अभी आपके साथ शेयर किए जाएंगे, जिससे वीडियो के खत्म होते तक आपके पास एक बड़ी चेकलिस्ट बन जाए, जिसे हम मल्टीबैगर की रेसिपी भी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, बहुत बार ऐसा होता है कि हमें मल्टीबैगर तो मिल जाता है लेकिन हम उसमें इन्वेस्टेड नहीं रह पाते, एंड जो खराब पिक होती है उसमें हम बड़े लॉसेस ले लेते हैं। तो कुछ जनरल पॉइंट्स हैं जिन्हें इंप्लीमेंट करना हमारे लिए काफी ज्यादा जरूरी हो जाता है। वो क्विकली मैं पहले आपके सामने रख देता हूं। जब इतने सारे स्टॉक्स मेरे पोर्टफोलियो में मल्टीबैगर बने हैं तो ऑफकोर्स ये लार्ज कैप या ब्लू चिप तो थे नहीं। तो मैं एक स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप इन्वेस्टर हूं, लेकिन कुछ अमाउंट मेरी मिड कैप एंड लार्ज कैप में भी रहती है। एंड वो ऐसे मिड कैप एंड लार्ज कैप होते हैं यहां कुछ बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हो जिससे मुझे 60, 70 या 80% के रिटर्न्स मिल पाए नेक्स्ट 1 से 2 साल के बीच। यहां मेरी कैपिटल को प्रोटेक्शन भी मिलती है, लेकिन ऐसे स्टॉक्स में मैं इन्वेस्टर नहीं रहता हूं, बस क्योंकि गेन्स के लिए कंसीडर करता हूं। तो जब मैं एक स्मॉल कैप इन्वेस्टर हूं तो ऑफकोर्स मेरी रिस्क एपेटाइट भी हाई है, मींस मैं बड़े गेन्स के लिए थोड़ा हायर रिस्क लेने के लिए रेडी हूं। बट मैं रिस्क को किस हद तक मैनेज कर पाता हूं एंड कैसे मैनेज कर पाता हूं वो पॉइंट्स आपको बता देता हूं। उसमें फर्स्ट पॉइंट है स्मॉलर लॉसेस एंड बिगर गेन्स। होता क्या है कि जब भी हम स्मॉल या माइक्रो कैप में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें हम कितनी भी अच्छी रिसर्च क्यों ना कर लें, हर साल 3 से 4 ऐसे स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में आ ही जाते हैं जो अपवर्ड मूवमेंट नहीं लेते। तो अगर ऐसा कोई भी स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप जिसमें सारे ग्रोथ के ट्रिगर्स भी मैंने स्टडी किए हुए हो, वैल्यूएशन वाइज एंड टेक्निकली अगर अच्छी एंट्री भी ले ली हो, उसके बाद अगर स्टॉक प्राइस नीचे जाना स्टार्ट करता है तो मैं 15 से 20% के लॉसेस पर एग्जिट ले लेता हूं। इससे ज्यादा मेरे से वेट नहीं होता, एंड दिस इज वन ऑफ द माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ। कई सारे इन्वेस्टर्स ये करते हैं कि जब स्टॉक में करेक्शन हो जाती है वो वेट करते हैं स्टॉक प्राइस में रिकवरी का, सो दैट उनकी एंट्री प्राइस से स्टॉक प्राइस ऊपर आ जाए। लेकिन स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के केस में ऐसा भी हो सकता है कि जिस प्राइस पर हमने एंट्री ली हो, करेक्शन के बाद स्टॉक प्राइस सेम लेवल पर कभी ना आए। इन माय ओपिनियन अच्छे मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स में हम रिकवरी का वेट कर सकते हैं, लेकिन स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स सेम लेवल पर वापस आए ये जरूरी नहीं होता। लेकिन ये मेरी अप्रोच है, आपकी अप्रोच इससे बेटर भी हो सकती है। स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स की इस टेंडेंसी के चलते मैं बहुत रेयरली इनमें डाउनवर्ड एवरेजिंग करता हूं। कोशिश यही रहती है कि जैसे जैसे ग्रोथ दिखने लगे, स्टॉक प्राइस ऊपर जाने लगे, तो अगर एवरेजिंग करनी है तो अपवर्ड एवरेजिंग करनी है। अच्छे मिड कैप्स एंड लार्ज कैप्स के केस में इन माय ओपिनियन हम डाउनवर्ड एवरेजिंग कर सकते हैं। मेरी इसी अप्रोच ने 2024 में कॉफी डे एंटरप्राइजेस से एंड ऑनवर्ड टेक्नोलॉजीज से लेस देन 20% के लॉसेस से एग्जिट कराया, एंड 2023 में एमटीआर टेक्नोलॉजीज एंड ग्लोबल एजुकेशन से लेस देन 20% के लॉसेस से एग्जिट कराया। अदरवाइज इन स्टॉक्स में मैं अपनी इन्वेस्टमेंट अमाउंट का 60 से 70% लूज कर देता। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि जब अच्छा माइक्रो कैप या स्मॉल कैप मिल जाता है तो मेरा एलोकेशन किस तरह का रहता है। तो जिन कंपनीज की मार्केट कैप 200 करोड़, 300 करोड़ या फिर वो एक टर्न अराउंड स्टोरीज होती हैं, तो वहां मेरी इन्वेस्टमेंट अमाउंट 1% से भी नीचे रहती है। बेसिकली वहां एक सीड डालना होता है, जैसे जैसे कंपनी में ग्रोथ दिखने लगे तो वहां अपवर्ड एवरेजिंग करनी होती है। मार्केट कैप अगर 1000 करोड़ के अप्रॉक्स हो एंड अच्छी ग्रोथ विजिबिलिटी हो
तो वहां मेरा एलोकेशन 2% से 3.5% के बीच में रहता है। मार्केट कैप अगर 2.5 करोड़ या 3 करोड़ से लेकर 10,000 करोड़ के बीच का हो, वहां मेरा इन्वेस्टमेंट अमाउंट 3.5% से 4% के बीच में रह सकता है। बट इससे ऊपर मैं प्रेफर नहीं करता, चाहे बिजनेस कितना भी सॉलिड क्यों ना हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टॉक्स को सिलेक्ट करने के लिए मेरी अप्रोच क्या रहती है। तो मैं टॉप डाउन अप्रोच फॉलो करता हूं। मींस मैं अलग अलग सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज को स्टडी करता रहता हूं, एंड जिन सेक्टर्स एंड इंडस्ट्रीज की आउटलुक बेटर दिखे उन सेक्टर्स या इंडस्ट्रीज की कंपनीज को ओपन कर लेता हूं। एंड यहां पर मुझे देखना होता है कि कहां पर बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। इनिशियली जो बहुत ज्यादा डीप जाकर स्टडी नहीं कर सकते, वो कुछ की सिग्नल्स को पकड़ सकते हैं कि कहां पर स्टॉक प्राइस तेजी दिखा रहा है, कहां पर वॉल्यूम ज्यादा बन रही है, कहां पर प्रमोटर्स, एफआईआईज, डीआईज या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स अपने स्टेक को बढ़ा रहे हैं। ये जो भी चीजें हो रही हैं, इनके पीछे का रीजन जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी रहता है। अदरवाइज किसी भी स्टॉक में इन्वेस्ट रहना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। फ्रेंड्स, टॉप डाउन अप्रोच वही फॉर्मेट है जिस फॉर्मेट में मैं आपके सामने वीडियोस लाता हूं कि किस सेक्टर या किस इंडस्ट्री में कितनी ग्रोथ हो सकती है, क्यों हो सकती है, कब तक हो सकती है, उसके किस सेगमेंट में अच्छी ग्रोथ हो सकती है, एंड कौन से फैक्टर से रिस्पॉन्सिबल है इस ग्रोथ के लिए। एंड देन कंपनीज पर आना होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि स्टॉक भी अच्छा मिल गया है, काफी बड़ा अपरन भी दिखा दिया है, एंड अब वैल्यूएशन भी पीक आउट हो चुकी है। तो उस केस में हमें यह देखना होता है कि क्या नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए सेम ग्रोथ कंटिन्यू रह सकती है कि नहीं। तो कुछ कंपनीज के केस में हमें उनकी ऑर्डर बुक से यह पता चल जाता है, कुछ कंपनीज के केस में उनके स्टोर एक्सपेंशन से पता चल जाता है, एंड कुछ कंपनीज के केस में हमें यहां से पता चल पाता है कि वो किन नए वर्टिकल्स में एंटर कर रही हैं, कौन सा नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रही हैं। ऑल टाइम हाई प्राइस पर एंड ऑल टाइम हाई वैल्यूएशन के बाद अगर हमें नेक्स्ट 2 इयर्स के लिए ग्रोथ की विजिबिलिटी नहीं मिलती है, इन माय ओपिनियन हमें अपना एग्जिट भी प्लान करना चाहिए। तो अब हम कुछ कंपनीज पर डिस्कशन कर लेते हैं कि इनको शॉर्टलिस्ट करते टाइम मैंने किन फैक्टर्स को कंसीडर किया था। तो यहां तक वीडियो अगर इंफॉर्मेटिव लगा है तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। फ्रेंड्स, स्मॉल कैप एंड माइक्रो कैप्स में ग्रोथ पोटेंशियल कितना हाई होता है, ऑफ कोर्स वो सब आज की वीडियो में हम डिस्कस कर ही रहे हैं, लेकिन प्रॉब्लम यही होती है कि इन स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन ही पब्लिक डोमेन में होती ही नहीं। तो जो प्लेटफॉर्म इसका सोल्यूशन लेकर आया है वो 90 डेज के लिए अपने सारे प्रीमियम फीचर्स फ्री में ऑफर कर रहा है। प्लेटफॉर्म का नाम है सोवरेन। तो यहां पर अगर हम डिस्कवरी सेक्शन में जाएं तो हमें अलग अलग बकेट्स में अलग अलग क्राइटेरिया के बेसिस पर सेलेक्ट किए हुए स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स मिल जाएंगे, जैसे कि लार्ज ऑर्डर रिसीव्ड्स, कैपेसिटी एक्सपेंशन एंड न्यू प्रोडक्ट लॉन्चेस, ऑर्डर बुक, रेवेन्यू गाइडेंस, प्रमोटर बाइंग एंड मैनी मोर। तो यहां पर मैं एक बकेट को क्लिक करके भी दिखा देता हूं, एंड वो है प्रोमोटर्स बाइंग। तो यहां हम देख सकते हैं कि हाईटेक पाइप्स लिमिटेड में प्रमोटर्स ने 1.1 करोड़ के शेयर्स बाय किए हैं। सैलजल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड में भी प्रमोटर्स ने 29.6 लाख के शेयर्स बाय किए हैं। शिवालिक पावर कंट्रोल्स लिमिटेड में प्रमोटर्स ने 87 लाख के शेयर्स बाय किए हैं। तो उसके बाद आपको लिस्ट काफी लंबी देखने को मिलेगी। जिस भी स्टॉक को ये कवर करते हैं उसके बारे में सारी डेवलपमेंट्स भी हमारे साथ शेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। अलग अलग बकेट्स के अंदर ये एट ए टाइम 300 स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स को कवर करते हैं। तो प्राइम सेक्शन भी काफी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अलग अलग कंपनीज के ऊपर आर्टिकल्स मिल जाते हैं, एंड प्रमोटर्स के इंटरव्यू भी हमें यहीं पर देखने को मिल जाते हैं। टाइम सेक्शन इज ऑल्सो वेरी हेल्पफुल। यहाँ पर हर वर्किंग डेज में रात के 8 बजे दिन भर के सारे अपडेट्स आ जाते हैं, जो कि स्पेशली स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स में हुए होते हैं। आईपीओ सेक्शन को यूज करके अलग अलग आईपीओ में हम अपनी डिसीजन मेकिंग बना सकते हैं। एंड यूटिलिटीज में जाकर अगर हम पल्स सेक्शन में जाएं तो यहाँ पर हम अपने पोर्टफोलियो एंड वॉच लिस्ट के स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स ऐड कर सकते हैं, एंड उनके बारे में सारे डेवलपमेंट्स मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। स्मॉल कैप्स एंड माइक्रो कैप्स को लेकर अपनी नॉलेज को बढ़ाने के लिए हम एजुकेशन सेक्शन एंड नॉलेज सेक्शन का यूज कर सकते हैं, एंड ये हमेशा फ्री भी रहते हैं। सारे प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस 1 ईयर के लिए 3500 रुपीज में मिलेगा, एंड सिर्फ सोवरेन टाइम का एक्सेस हमें 300 रुपीज पर एनम मिल जाएगा। लेकिन फ्री में जो 3 मंथ्स के लिए प्रीमियम फीचर्स का एक्सेस मिल रहा है उसे हमें बिल्कुल मिस नहीं करना चाहिए। सो क्लिक द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन एंड देन यूज कूपन कोड फ्री ट्रायल। तो सबसे पहले हम उन बिजनेसेस पर डिस्कशन कर लेते हैं जिन्हें हमने कई बार कवर किया, एंड जिन बिजनेसेस पर हमने एक बार ही डिस्कशन किया या कभी भी डिस्कशन नहीं किया उन्हें वीडियो के एंड में कवर करेंगे। तो फर्स्ट 2 मल्टीबैगर हमें मिले हैं गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी इंडस्ट्री से। इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ट्रिगर यही है कि मार्केट शेयर काफी तेजी से अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स के पास जा रहा है ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स लाइक क्वालिटी, डिजाइन एंड ट्रस्ट। तो इस इंडस्ट्री से फर्स्ट प्लेयर जो मल्टीबैगर बना वो है स्काई गोल्ड, एंड ये काफी बड़ा मल्टीबैगर बना। कंसीडर करते टाइम जो सबसे पहला पॉइंट था वो ये कि ये काफी तेजी से नए क्लाइंट्स को ऑनबोर्ड करते जा रहे थे, एंड प्रेजेंटली इनके पास कितने क्लाइंट्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर हैं। इवन की तनिष्क के एक ब्रांड को भी इन्होंने ऑनबोर्ड कर रखा है जिसका नाम है कैरेट लेन। फर्दर तनिष्क को भी ऑनबोर्ड करने के लिए इनके एफर्ट्स प्रोग्रेस में हैं। नेक्स्ट रीजन ये था कि इन्होंने अपने एक्सपोर्ट बिजनेस के ऊपर भी काफी फोकस करना स्टार्ट कर दिया था, एंड प्रेजेंटली आप देख सकते हैं कि किन किन कंट्रीज में ये एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एंड किन प्लेयर्स को एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो भी आपकी स्क्रीन पर हैं। उसके बाद ये लंबे समय से काफी अग्रेसिव रेवेन्यू गाइडेंस दे रहे थे, एंड वो थी 6500 करोड़ इन नेक्स्ट 3 इयर्स, जो कि फाइनेंशियली 24 की रेवेन्यू का कंपैरिजन में अप्रोक्सीमेटली 4 टाइम्स थी। एंड इन सबके बावजूद कंपनी का प्राइस टू अर्निंग 35 के अराउंड हुआ करता था। आज प्राइस टू अर्निंग कहां पर पहुंच चुका है आप वो देख सकते हैं। इसके बाद मैनेजमेंट भी काफी सॉलिड लगी, क्योंकि जो वो कह रहे
थे वैसा कर भी रहे थे। यही कुछ रीजंस थे इस स्टॉक को पिक करने के पीछे एंड आज भी इनकी गाइडेंस इंटैक्ट है। तो इस इंडस्ट्री से नेक्स्ट मल्टीबैगर बना गोल्डियम इंटरनेशनल। ये भी काफी कम समय में काफी बड़ा मल्टीबैगर बना। इस सेक्टर की जब कंपनीज को स्टडी कर रहे थे तो हमें देखने को मिला कि एक ऐसा प्लेयर है जिसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पूरी इंडस्ट्री में सबसे हायर हैं। रीजंस को फाइंड आउट करने की कोशिश की तो पता चला कि इनकी एक अच्छी खासी रेवेन्यू लैब ग्रोन डायमंड ज्वेलरी से भी आती है, जिसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन काफी हायर रहते हैं। इनफैक्ट ओवरऑल डायमंड ज्वेलरी में ही ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हायर रहते हैं। लेकिन तब इनकी सारी की सारी रेवेन्यू एक्सपोर्ट बिजनेस से आ रही थी, यूएसए से 90% एंड यूरोप एंड अदर कंट्रीज से 10%, क्योंकि यहां पर लैब ग्रोन डायमंड्स की काफी अच्छी एक्सेप्टेंस हो रही है। इंडिया में लैब ग्रोन डायमंड्स की एक्सेप्टेंस को देखते हुए इन्होंने अनाउंस किया कि ये इंडिया में अपने रिटेल स्टोर्स को ओपन करेंगे विद द नेम ओरिजेम एंड इनका टारगेट था कि Q3 फाइनेंशियल ईयर 25 में 3 से 5 नए स्टोर्स ओपन करने हैं। प्रेजेंटली स्टेटस ये है कि इस क्वार्टर में इन्होंने 2 नए स्टोर्स ओपन कर भी दिए हैं एंड 2 नए स्टोर्स ओपन करने के लिए लीज एग्रीमेंट साइन कर भी दिया है। फर्दर इनके रैपिड एक्सपेंशन प्लान्स इन प्लेस हैं। वैल्यूएशन वाइज भी देखें तो प्राइस टू अर्निंग इनका आज भी इंडस्ट्री के बाकी प्लेयर से कम ही है। सिर्फ सेंको गोल्ड का सबसे कम है एंड वो है 39.93। फ्रेंड्स, इस इंडस्ट्री से सेंको गोल्ड भी एक ऐसा प्लेयर है जो पोर्टफोलियो में मल्टीबैगर तो बना लेकिन उसके बाद करेक्शन हो गई, इसलिए इसे हम किसी सेपरेट वीडियो में स्टडी करेंगे। एंड सेकंड स्टॉक जिसमें मल्टीबैगर बनने के बाद करेक्शन हो गई वो है मिसेस बेक्टर फूड्स स्पेशलिटीज लिमिटेड। इसे भी हम किसी सेपरेट वीडियो में स्टडी कर लेंगे। तो नेक्स्ट 2 मल्टीबैगर हमारे बने हैं वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इंडस्ट्री से। तो यहां पर इंडस्ट्री में क्या ट्रिगर थे कि इंडिया एक ऑलरेडी वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री है एंड बाय 2045 ये वाटर स्कैर्स कंट्री की लिस्ट में शामिल होने वाली है। एंड आज हमारी सिटीज जितना भी वेस्ट जनरेट करती है उसमें से 78% ट्रीट ही नहीं हो पाता, जिससे वाटर की क्वालिटी भी वर्स होती जा रही है। एंड नया जो ट्रिगर ऐड हुआ है वो ये कि बाय फाइनेंशियल 27-28 बल्क वाटर कंज्यूमर्स को 20% रीयूज वाटर यूज करना है एंड बाय फाइनेंशियल ईयर 31 इन्हें 50% ऑफ रीयूज्ड वाटर यूज करना है। तो फर्स्ट मल्टीबैगर यहां से बना था वाटेक वैग लिमिटेड एंड ये काफी बड़ा मल्टीबैगर बना। फर्स्ट टाइम इसे हमने लास्ट ईयर पिक किया था एंड 2024 में भी हमने 6 to 7 टाइम्स कवर कर चुके हैं। पहला रीजन ये था कि ये 100 ईयर से ज्यादा इस इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर्स इसे इसलिए अवॉइड कर रहे थे क्योंकि प्रमोटर्स की होल्डिंग काफी कम थी। एंड सेकंड, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी फाइनेंशियल ईयर 23 में इन्होंने सिर्फ 11 करोड़ ही नेट प्रॉफिट्स बनाए थे। एंड हमें एक अपडेट देखने को मिला था कि ये अपनी 2 यूरोप बेस्ड एंटिटीज से डाइवेस्टमेंट कर रहे हैं एंड मैं आपको इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन में दिखा रहा हूं। ये जो नेट प्रॉफिट्स कम होकर आए थे वो इसलिए आए थे क्योंकि वन टाइम सेटलमेंट हो रही थी एंड यहां पर उन्होंने कुछ एक्सेप्शनल लॉसेस दिखाए थे। इस डाइवेस्टमेंट का एक और इंपैक्ट ये देखने को मिला कि कंपनी के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स बेटर होने लगे एंड उसके बाद ये लगातार 13% 14% के ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन कर रही है। प्रमोटर होल्डिंग मेरे लिए बहुत बड़ा कंसर्न इसलिए नहीं था क्योंकि स्ट्रॉन्ग हैंड्स ही 45% से ज्यादा थे, विच इंक्लूड्स द झुंझुनवाला फैमिली हु दे होल्ड 8% इन दिस कंपनी एंड उस टाइम इनकी ऑर्डर बुक थी 12,500 करोड़ जो कि फाइनेंशियल ईयर 23 के कंपैरिजन में 3 टाइम्स से भी ज्यादा थी। तो ये सारे रीजंस को देखकर मैंने इन्वेस्ट किया था। आज इनकी ऑर्डर बुक 14,600 करोड़ के अप्रॉक्स पहुंच चुकी है, लेकिन 2,700 करोड़ का एक ऑर्डर रिसेंट में कैंसिल हुआ था जो कि सऊदी से था। तो स्टिल 12,000 करोड़ के ऑर्डर बुक इनके पास है जो कि फाइनेंशियल ईयर 24 की रेवेन्यू के कंपैरिजन में 3 टाइम्स से ज्यादा है, जिससे एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स को अच्छी रेवेन्यू विजिबिलिटी मिलती है। तो सेकंड कंपनी जो मल्टीबैगर बनी है वो है EMS लिमिटेड, जिसे सितंबर 23 में हमने लिस्ट होते ही फर्स्ट टाइम कवर किया था। उसके बाद जब मार्च 24 में करेक्शन हुई देन फिर से इसे हमें कवर किया एंड मल्टीपल टाइम्स कवर किया था। तो यहां पर हमें क्या देखने को मिला था कि इसके जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स हैं ये वाटर स्पेस में ऑपरेट करने वाली कंपनी से सबसे ज्यादा है। उसके बाद कंपनी के पास ऑर्डर बुक भी हेल्दी थी, लेकिन प्राइस टू अर्निंग उस टाइम भी 25 से नीचे ही था। ये 3 सबसे बड़े फैक्टर थे इस कंपनी को शॉर्टलिस्ट करने के पीछे एंड मोर ओवर वैल्यूएशन वाइज भी ये कंपनी उतना पीक आउट नहीं हुई है क्योंकि प्राइस टू अर्निंग इंडस्ट्री पी के अराउंड ही है। तो नेक्स्ट 2 मल्टीबैगर हमारे बने हैं इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज इंडस्ट्री से। ट्रिगर्स ये थे कि ये इंडस्ट्री पहले 25% के CAGR से ग्रो कर रही थी, लेकिन फ्यूचर के एस्टिमेट्स हैं कि ये 34% के CAGR से ग्रो कर सकती है बाय फाइनेंशियल ईयर 28। तो फर्स्ट मल्टीबैगर हमारा यहां से बना है केन्स टेक्नोलॉजीज इंडिया लिमिटेड। उस टाइम क्या हुआ था कि इन्होंने सेमीकंडक्टर की OSAT फैसिलिटी के लिए अप्लाई किया था, लेकिन अभी अप्रूवल नहीं मिला था। बट जो कंपनी की एग्जिस्टिंग परफॉर्मेंस थी ये काफी एक्सीलेंट थी क्योंकि नेट प्रॉफिट्स लास्ट के 5 ईयर से 68% के CAGR से ग्रो किए थे एंड फाइनेंशियल ईयर 25 के एस्टिमेट्स भी काफी हेल्दी थे। इन 2 रीजंस के चलते मैंने इस कंपनी में इन्वेस्ट किया था एंड उस टाइम जो प्राइस टू अर्निंग था वो 80 के अराउंड था। हाँ, एक और डेवलपमेंट ये थी कि प्रिंटेड सर्किट बोर्ड के लिए भी नया प्लांट सेटअप करने के लिए इन्होंने अनाउंसमेंट कर दिया था। तब यही था कि सेमीकंडक्टर के प्लांट के लिए अगर अप्रूवल ना भी मिलता है तो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड की मैन्युफैक्चरिंग एक नया ग्रोथ ट्रिगर हो सकती है। एडिशनली इन्होंने स्मार्ट मीटर्स में भी नया फोरे किया था। प्रेजेंट कंडीशन यह है कि सेमीकंडक्टर के OSAT प्लांट के लिए इन्हें अप्रूवल मिल चुका है। OSAT एंड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड से जो इनके पास रेवेन्यू आना स्टार्ट हो सकती है वो हो सकती है Q4 फाइनेंशियल ईयर 26। तो वैल्यूएशन आज एकदम पीक आउट हो चुकी है। तो 2 चीजें यहां पर हो सकती है। पहला तो ये कि स्टॉक प्राइस किसी लेवल पर जाकर फर्दर मूवमेंट ना ले,
लेकिन नेट प्रॉफिट्स बढ़ते रहें जिससे प्राइस टू अर्निंग जस्टिफाई हो। दूसरा, स्टॉक प्राइस में करेक्शन होकर भी प्राइस टू अर्निंग जस्टिफाइड हो सकती है, लेकिन प्राइस टू अर्निंग तो जस्टिफाई होकर ही रहता है। बट सेमीकंडक्टर, ओसैट एंड प्रिंटर सर्किट बोर्ड से आने वाली ग्रोथ भी एक बड़ा रीजन हो सकती है एग्जिस्टिंग इन्वेस्टर्स के बने रहने के लिए। तो हिंद रेक्टिफायर लिमिटेड सेकंड कंपनी थी जो इस इंडस्ट्रीज से मल्टीवैगर बनी एंड फर्स्ट टाइम इसे हमने इसी कैलेंडर ईयर में कवर किया था। एंड ये हमारी नजर में तब आई थी जब हम एक वीडियो कंपाइल कर रहे थे, माइक्रोकैप स्टॉक्स वेयर बिग इन्वेस्टर्स आर बाइंग। तो यहाँ पर हमने देखा कि ईएमएस इंडस्ट्री की कंपनी होने के बावजूद ये अप्रोक्सीमेटली 45 के पीई पर ट्रेड कर रही थी। एंड कंपनी कुछ पावर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है जिसका एप्लीकेशन रेलवे, एरोस्पेस एंड डिफेंस जैसे हॉट सेक्टर में होता है। तो ग्रोथ भी हमें यहाँ पर काफी डिसेंट देखने को मिल रही थी, लेकिन एक और ट्रेंड मैंने नोटिस किया, वो ये कि प्रमोटर्स लगातार अपनी होल्डिंग बढ़ा रहे थे एंड मुकुल महावीर अग्रवाल जी ने उस क्वार्टर में नई नई एंट्री ली थी। तो ये कुछ रीजंस थे इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के पीछे। तो नेक्स्ट मल्टीवैगर बना है हमारा अल्कोहल इंडस्ट्री से। तो यहाँ पर सबसे पहला ट्रिगर है कि अल्कोहल की सोशल एक्सेप्टेंस बढ़ती जा रही है ड्यू टू इन्फ्लुएंस ऑफ वेस्टर्नाइजेशन एंड को वर्किंग कल्चर। ज्यादातर स्टेट्स में जो लीगल ड्रिंकिंग एज है वो 21 ईयर्स में है, जबकि कुछ स्टेट्स में 18 ईयर्स भी है। लेकिन सबसे बड़ा ग्रो ट्रिगर ये है कि इस इंडस्ट्री में प्रीमियमाइजेशन की थीम काफी अच्छे से प्ले होती हुई दिख रही है कि लोग अब यहाँ प्रीमियम ड्रिंक्स बाय करना प्रेफर कर रहे हैं। तो इस इंडस्ट्री से जो मल्टीवैगर बना है वो है एसोसिएटेड अल्कोहल्स एंड ब्रेवरीज लिमिटेड, जिसे फर्स्ट टाइम हमने इसी कैलेंडर ईयर में कवर किया है। तो यहाँ पर यह हो रहा था कि ये एक फैमिली रन बिजनेस था जो कि कंट्री लिकर में ऑपरेट करता था, लेकिन ये कुछ बड़ी ब्रांड्स के लिए कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी करते थे। उसके बाद इनके बिजनेस में एक जनरेशन चेंज होती है जो खुद के कुछ ब्रांड्स लॉन्च करते हैं एंड खुद का एक सुपर प्रीमियम जिन लॉन्च करते हैं बाय द ब्रांड नेम निकोबार। इसे काफी अच्छी एक्सेप्टेंस भी मिलती है। उसको प्रीमियम प्रोडक्ट्स को लॉन्च करने का एक पूरा शेड्यूल बनाया जाता है। यहाँ पर प्रीमियम बिस्की, प्रीमियम रेडी टू ड्रिंक्स, प्रीमियम ब्रांडी एंड प्रीमियम टेकीला को लॉन्च करना था। तो प्रेजेंटली प्रीमियम बिस्की को उन्होंने ऑलरेडी लॉन्च कर दिया है एंड रेडी टू ड्रिंक के प्लान को एक क्वार्टर डिले किया है एंड अब इसे लॉन्च करेंगे Q3 फाइनेंशियल 25 में, जिसका अपडेट हमें इस क्वार्टर में देखने को मिल सकता है। आज इस कंपनी का प्राइस टू अर्निंग है 36.7, जो कि इंडस्ट्री पीई के कंपैरिजन में काफी कम है, लेकिन उस टाइम प्राइस टू अर्निंग 20 से भी नीचे था। तो इन सारे रीजंस के चलते इस कंपनी को कंसीडर किया था। तो नेक्स्ट जो मल्टीबैगर बना है वो है आदित्य बिरला मनी, जो कि फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट इंडस्ट्री में ऑपरेट करता है। तो इंडस्ट्री में सबसे बड़ा ग्रो ट्रिगर यही है कि हम इंडियंस का इक्विटी में कंट्रीब्यूशन 5% से भी कम है, लेकिन यूएस पॉपुलेशन का इक्विटी में कंट्रीब्यूशन 62% तक है एंड यहाँ बड़ी पॉपुलेशन होने के कारण एक बड़ा कंज्यूमर बेस भी है। तो इस बिजनेस में इन्वेस्ट करते टाइम मेरे पास दो ऑप्शन थे, एक तो था 5 पैसा एंड सेकंड था आदित्य बिरला मनी, क्योंकि ये इंडस्ट्री बहुत ही कंपिटिटिव है एंड डीमैट ओपन करते टाइम जो इन्वेस्टर्स की टॉप प्रायोरिटी होती है वो होती है ट्रस्ट। तो आदित्य बिरला मनी काफी बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है। तो आदित्य बिरला ग्रुप की एक और कंपनी है आदित्य बिरला कैपिटल, जो कि आदित्य बिरला मनी की होल्डिंग कंपनी है। तो आदित्य बिरला कैपिटल से भी इसे काफी म्यूचुअल सपोर्ट मिलता है। ऑफकोर्स 5 पैसा भी IIFL ग्रुप से बिलोंग करता है, बट नए इन्वेस्टर्स जो स्टॉक मार्केट के बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं, तो इस बात के चांसेस ज्यादा हाई हैं कि वो आदित्य बिरला ग्रुप को जानते हों। एंड हमारी टेंडेंसी होती है कि जिसके बारे में ज्यादा सुन रखा हो, जिसके प्रोडक्ट्स ऑलरेडी यूज कर रखे हो, उस पर ट्रस्ट भी ज्यादा होता है। मोरओवर आदित्य बिरला ग्रुप के चाहे म्यूचुअल फंड्स हो या डीमैट्स हो, ये अपना काफी सारा बिजनेस एजेंट्स के थ्रू भी निकालते हैं। तो यही रीजन था इस कंपनी को पिक करने के पीछे। एंड इस कंपनी को सिर्फ हम एक ही बार कवर कर पाए क्योंकि अपवर्ड मूवमेंट काफी फास्ट हो गया। तो नेक्स्ट बिजनेस जो मल्टीबैगर बना वो है एमी ऑर्गेनिक्स लिमिटेड, जिसे फर्स्ट टाइम कवर तो हमने लास्ट कैलेंडर ईयर में किया था, लेकिन इस कैलेंडर ईयर के बिगिनिंग में भी काफी बार डिस्कस किया। कंपनी का एपीआई का बिजनेस तो ठीक ठाक था ही, लेकिन जो मेन रीजन था वो ये कि इन्होंने इन हाउस इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव को डेवलप कर लिया था, जिससे ये कंपनी वर्ल्ड की इकलौती ऐसी कंपनी बन गई थी आउटसाइड चाइना जिसने इलेक्ट्रोलाइट एडिटिव को इन हाउस डेवलप किया हो। एंड इसका एप्लीकेशन जो है ये लिथियम आयन बैटरीज में होता है। इस बिजनेस में एक्सपेंशन के लिए इनका एक मल्टीनेशनल प्लेयर के साथ टाई अप भी होता है एंड उसी टाइम इन्होंने बाबा फाइन केमिकल्स का एक्विजिशन भी किया था, जो कि सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री के लिए केमिकल्स बनाती है। इन दोनों डेवलपमेंट्स के साथ कंपनी का ट्रांजिशन एक एवरेज ग्रोइंग सेक्टर से हाई ग्रोथ इंडस्ट्रीज में हो गया, जैसे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स एंड सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। तो इन रीजंस के चलते इस कंपनी को पिक किया था। मोरओवर वैल्यूएशन भी कंफर्ट जोन में थी। तो नेक्स्ट कंपनी जो मल्टीबैगर बनी वो है इको रिसाइकलिंग, जो इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड मैनेजमेंट में काम करती है। इंडस्ट्री में ट्रिगर्स ये है कि इलेक्ट्रॉनिक बेस्ड इंडिया में हर साल 10% के CAGR से ग्रो कर रहा है, बट उसके सामने हमारे पास ई बेस्ड मैनेजमेंट कैपेसिटी ना के बराबर है। इसलिए जो भी कंपनीज इस स्पेस में ऑपरेट करती हैं उन्हें गवर्नमेंट का काफी सपोर्ट मिल रहा है थ्रू PLI एंड EPR क्रेडिट्स। एंड यही कारण है कि ये कंपनी इतने हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन्स मेंटेन कर रही है। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी ऑलरेडी इस कंपनी को अपनी मन की बात में अप्रिशिएट कर रखा होता है, क्योंकि ये अपनी इंडस्ट्री की फ्लैग बीयरर है। एंड इसके साथ क्या हुआ था कि उस टाइम पर इस कंपनी की जो ई बेस्ड मैनेजमेंट कैपेसिटी थी वो थी 7200 मैट्रिक टन की, लेकिन फर्दर ये 18,000 मैट्रिक टन की और कैपेसिटी ऐड करते हैं, जो कि एग्जिस्टिंग कैपेसिटी के कंपैरिजन में 2.5 टाइम्स ज्यादा थी। लेकिन इंडस्ट्री भी काफी नेसेंट स्टेज पर है, तो बस यही सारी चीजें देखकर इस कंपनी में एंट्री ले ली थी। तो
तो नेक्स्ट बिजनेस वो बिजनेस है जिसे हमने खुद के लिए पिक तो किया लेकिन कभी वीडियो नहीं बनाया, क्योंकि एंट्री के बाद यहाँ पर लगातार अपर सर्किल लगना स्टार्ट हो गए। तो बिजनेस का नाम है बेप्सोल एनर्जी सिस्टम्स लिमिटेड, जो कि रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर की कंपनी है एंड फोटोवोल्टेइक क्रिस्टलाइन सोलर सेल्स की मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो इन्होंने क्या किया था कि इंडस्ट्री में मैसिव ग्रोथ को देखते हुए अपने एग्जिस्टिंग प्लांट्स में ऑपरेशन बंद कर दिया, सो दैट उन्हें अपग्रेड करके फिर से ऑपरेशन स्टार्ट किया जाए। तो रिस्क भी इन्होंने काफी बड़ा लिया था। तो नए प्लांट से जो भी प्रोडक्शन होने जा रहा था वो ऑर्डर्स डिलीवर कहां किए जाएंगे ये भी पहले से ही फाइनलाइज कर रखा था। तो सबसे बड़ा ट्रिगर जो मुझे दिखता है वो ये कि लास्ट के 3-4 क्वार्टर से कंपनी ने कोई सेल नहीं बनाई है एंड नेट प्रॉफिट्स नेगेटिव में है। उससे क्या होता है कि नए क्वार्टर्स के जो रिजल्ट्स आते हैं उन्हें एक अच्छा बेस मिलता है। सिमिलरली जब जून 24 का रिजल्ट आया तो इसे भी अच्छा बेस मिला एंड मोर ओवर कंपनी पहली बार प्रॉफिटेबल भी हुई। तो आप प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में देख सकते हैं कि ट्रेलिंग 12 मंथ्स में सेल्स कितनी रजिस्टर हुई है, वो हुई है 30,392% एंड नेट प्रॉफिट जो रजिस्टर हुए हैं वो हुआ 374%। एंड ऐसा इसलिए हो पा रहा है क्योंकि कंपैरिजन के लिए यहां पर बेस काफी अच्छा मिल रहा है। तो आने वाले जो 2 क्वार्टर है यानी कि दिसंबर 24 एंड मार्च 25 इन्हें भी काफी अच्छा बेस मिलेगा, क्योंकि सेम क्वार्टर में 1 साल पहले कोई भी ग्रोथ नहीं हुई थी। तो यही सारी चीजें देखकर मैंने इस कंपनी को कंसीडर कर लिया था। बट ये सारी चीजें देखकर आप इस कंपनी में इमीडिएटली इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि वैल्यूएशन भी कुछ चीज होती है। इनफैक्ट सिर्फ इस कंपनी में ही नहीं, किसी भी कंपनी में आप बिना ग्रोथ एंड वैल्यूएशन को स्टडी किए बिना इन्वेस्ट ना करें। एंड मोर ओवर वी आर नॉट सेबी रजिस्टर्ड। आई होप कि आपको डेफिनेटली कुछ ना कुछ इस वीडियो से सीखने को मिला ही होगा। अगर ऐसा है तो मेरी मोटिवेशन के लिए वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। टेक केयर।